सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। सत्र 2021-22 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अनिवार्य हिंदी का जो अध्ययन हमारे इस YouTube चैनल पर कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है आरोह भाग 2 कक्षा 12 वह हमने प्रारंभ कर दी थी और हम उसके 3 पार्ट पूरे कर चुके हैं। कितने चैप्टर पूरे कर चुके हैं? 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने हरिवंश राय बच्चन को पूरा कर लिया, दूसरा चैप्टर आलोक धनवा को पूरा कर लिया, तीसरा चैप्टर कुंवर नारायण को पूरा कर लिया। यदि आपने ये तीनों पार्टों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार देख लें, समझ लें। आज हम पहले पार्ट से पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर हल करेंगे, फिर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने पार्ट 1 हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं उनके पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम उनको हल करेंगे। देखिए, कुल 6 प्रश्न जो है पाठ्यपुस्तक के पाठ के पीछे दे रखे हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो दोनों कविताएं हैं उनके प्रश्न कुल 6 पाठ्यपुस्तक के इस पाठ के पीछे लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार आप देख लें कि कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड पे नज़र आ रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का बाढ़ लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या अर्थ है? ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर भी हम देखेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार क्या इसके अर्थ है, इसका उत्तर भी हम देखेंगे। चौथा प्रश्न है, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर भी हम देखेंगे। पांचवा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी हम देखेंगे। और छठा अंतिम प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? ये 6 प्रश्नों के उत्तर आज हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जो प्रश्न है कि कभी ने जग का ध्यान किए करना और जग जीवन का भार लिए फरना, ये 2 विरोधाभासी बातें हैं। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? देखिए, हम लिखेंगे, कवि ने अपने जीवन को विरोधों का सामंजस्य कहा है। 2 विरोधी बातों का जो है एक सामंजस्य बैठाने का कार्य उन्होंने किया है। यहाँ पर भी कवि ने जग जीवन का भार और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, 2 विपरीत बातों का वर्णन किया है। ये जो 2 विपरीत बातें हैं ऊपर से सतही तौर पर अपने को विपरीत लगती है, लेकिन वास्तव में ये विपरीत नहीं है। कवि सर्वत्र प्रेम की अभिलाषा रखता है, किंतु कवि की प्रेयसी की मृत्यु के कारण कवि को जग जीवन भार स्वरूप लगता है। सीधा सा समझना है कि ये जग जीवन भार क्यों है? क्योंकि प्रेम के बिना ये भार है। किसके बिना? प्रेम के बिना ये भार है। कवि संसार के भले की कामना करता है, इसलिए समस्त संसार को वह प्रेम का संदेश देना चाहता है। कवि संसार को केवल प्यार बांटना चाहता है, इसलिए वह प्रेम का गुणगान करता है। कवि अपना परिचय एक मुग्ध पागल प्रेमी के रूप में देता है, जिसका उद्देश्य संसार में प्यार का संदेश फैलाना है। प्यार की बातें करने में संसार की परवाह नहीं करता है कि संसार उसकी प्रशंसा करेगा या निंदा। संसार की कोई चिंता नहीं है, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, संसार को प्रेम संदेश दे, प्रेम का गुणगान करे, प्रेम की बातें बताए, चाहे संसार उसके बारे में कुछ भी सोचे। देखते हैं दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, जहां दाना होते हैं वहां नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो दाना का मतलब क्या है? दाना का मतलब यहाँ आया है बुद्धिमान। बुद्धिमान या फिर अपन कह सकते हैं ज्ञानी। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए,
कवि के अनुसार संसार में ज्ञानी व अज्ञानी दोनों तरह के मनुष्य रहते हैं, बिल्कुल रहते ही हैं। और अगर कहीं ज्ञानी है तो वहीं अपने को अज्ञानी होने का जो है आभास होता है। दोनों ही सत्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ज्ञानी को ज्ञान का घमंड है और अज्ञानी ज्ञान के अभाव के कारण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जहाँ ज्ञानी होते हैं वहीं अज्ञानी लोगों का भी पता चल पाता है। दोनों ही संसार के माया मोह में उलझ गए हैं, इसलिए अपने लक्ष्य प्राप्ति को भूल गए हैं। कवि इसी स्वार्थी संसार के कारण अपना सीखा हुआ सांसारिक ज्ञान भूलना चाहता है। अर्थात कवि चाहता है कि चाहे किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, अपने जीवन लक्ष्य को वो प्राप्त करे, अपने जीवन लक्ष्य से वो वंचित नहीं रहे, उस रास्ते से वो भटके नहीं। इसलिए कवि ने कहा है कि जहाँ दाना होते हैं वहाँ जो है नादान भी होते हैं, अर्थात जहाँ बुद्धिमान होते हैं वहाँ अज्ञानी लोग भी होते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, जहाँ कवि ने यमक अलंकार के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की है। मैं और जग और इस पंक्ति में जो यमक अलंकार आया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखिए। इस प्रश्न या पंक्ति में 3 बार और शब्द आया। और शब्द कितनी बार आया? 3 बार आया है। 3 बार इसका प्रयोग हुआ है। और शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार में आप जानते हैं कोई शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यमक का मतलब ये जोड़ा, यानी शब्द एक जैसे अर्थ अलग अलग। पहले मैं और में और शब्द का जो अर्थ है, यहाँ जो ये और शब्द आ रहा मैं और, इसमें और शब्द का अर्थ अन्य, अलग या भिन्न है। तथा अंतिम में जो जग और आ रहा है, इस और में भी जो ये और शब्द है इसका यही अर्थ है। इसके अलावा शेष और जो बच गया अपना ये और शब्द जो है का प्रयोग संयोजक या जोड़ने वाले शब्द के रूप में हुआ है। कवि कहना चाहता है कि मैं अलग हूँ और संसार अलग है, हमारे गुणों का मेल नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, मैं और जग और। ध्यान दीजिए, ये और का मतलब मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग तरह का आदमी हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अलग तरह का आदमी हूँ। और जग और, ये संसार अलग तरह का है। कवि कह रहा है कि मैं अलग तरह का आदमी हूँ, ये संसार अलग तरह का आदमी है। तो यहाँ और शब्द का तो एक ही अर्थ है, लेकिन ये जो बीच में और शब्द आया है ये संयोजक का काम कर रहा है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ और शब्द के 2 अर्थ निकल गया, एक तो अलग भिन्न अन्य के संदर्भ में, एक संयोजक शब्द के संदर्भ में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए, जिसमें कवि ने शीतल वाणी में आग से क्या समझाना चाह रहा है। यानी यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास में विरोध का आभास होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता, केवल विरोध का आभास होता है। कवि की वाणी शीतल, मधुर और कोमल है, लेकिन इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना, पीड़ा और विरह की आग छिपी है। हम ये भी कह सकते हैं कि कवि की शीतल वाणी में क्रांति की भावना भरी है। कवि अपनी मधुर आवाज़ में जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसे भाव लिए हुए है। कवि चाहता है कि क्रांति से ये संसार प्रेममय हो जाए। इस प्रकार शीतल वाणी में आग का शब्द जो है वो इन रूपों में आएगा। क्रांति के रूप में भी आ सकता है, विरह की आग के रूप में भी आ सकता है, जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता के भाव के लिए भी आग का उपयोग हो सकता है। विरोधाभास अलंकार। 5वें प्रश्न का उत्तर देखिए कि बच्चे घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं, उसका क्या कारण है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस हरिवंश राय बच्चन जी की कविता से ये प्रश्न है। इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि चिड़िया के बच्चे कुछ पाने की आशा में नीड़ घोंसले से झांक रहे हैं, यानी कुछ वो आशा रख रहे हैं कुछ पाने की। अब वो क्या है? वो भोजन है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन दाना का प्रबंध करने बाहर जाती है
बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते करते घोंसले से बाहर झांकते हैं। बच्चों को विश्वास है, आशा, उम्मीद है कि उनकी माँ उनके लिए भोजन लेकर के आ रही होगी, और इसी आशा और उम्मीद के कारण जब इंतजार की जो घड़ियां हैं आसानी से नहीं कटती है तो वो बार बार झांक करके देखते हैं। देखिए शब्द का प्रयोग किया है कवि ने, झांकना, यानी झांकना शब्द देखने से बिल्कुल अर्थ की दृष्टि से अलग है। अर्थ आप देखेंगे तो एक ही, लेकिन इसमें भाव देखिए, झांक रहे हैं, बेचैनी है। बच्चे इस आशा और उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनकी माँ शीघ्र भोजन लेकर लौट रही होगी। बच्चे अपनी माँ के अब तक नहीं लौटने के कारण व्याकुल बेचैन है। इसी बेचैनी के कारण भी बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में घोंसले से झांकते हैं। अपनी माँ, अपने पिता का इंतजार करते हैं कि अब तक जो है वो भोजन की व्यवस्था करके क्यों नहीं लौटे। देखते हैं अंतिम प्रश्न 6 का उत्तर किस प्रकार रहेगा। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। छठे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। छठे प्रश्न का उत्तर देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कवि ने क्या विशेषता प्रकट करने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ जल्दी जल्दी का मतलब ही यही है कि आपका समय जल्दी जल्दी निकल रहा है और आपको वो समय निकले उससे पहले लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। इसका उत्तर देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कवि ने ये संदेश दिया है कि समय रहते व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति का जज्बा व्यक्ति के मन में हो और वह उसे समय पर प्राप्त कर ले। जो भी लक्ष्य व्यक्ति लेकर के चल रहा है उसको समय पर वो प्राप्त कर ले, देरी नहीं करे उसमें। कवि यह भी कहना चाहता है कि व्यक्ति के जीवन से दिन अर्थात सुख का समय जल्दी जल्दी बीत जाता है और रात्रि अर्थात या अंधकार जो दुख का समय आ जाता है, अर्थात सुख बीत जाता है और दुख जल्दी आ जाता है। इस बात को भी कवि ने इस कविता की आवृत्ति में जो ये शब्द आया है उससे समझाने की कोशिश की है। लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह व्यक्ति के पगों पैरों में गति भर देता है। जितनी आपकी लक्ष्य प्राप्त करने की लगन होगी उतनी ही आपके पैरों में स्पीड, गति, तेजी आ जाएगी और आप लक्ष्य के प्रति दुगने उत्साह से जो है चल पड़ेंगे। यह रचना गीत शैली में है तथा ये पंक्ति कविता की टेक है। टेक का मतलब ये स्थायी पंक्ति है जिसे बार बार दोहराया जाता है और कविता में इसे बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार कवि ने इसमें ये बात बताने की कोशिश की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमने इन 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की है और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। प्रश्नों के उत्तर आपको आ गए होंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियो अच्छे से देख रखे हैं तब तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी आप पुराने वीडियो देखिए, प्रश्नों को हल कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी पार्ट के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो बन सकते हैं उनको हल करेंगे और आपका अभ्यास जो है और अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद।